हे दोस्तों, 2022 के वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया उन टॉप कंट्रीज में आती है जिसके अंदर जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है ना, वो सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। कुछ डेटा बताओ तो इंडिया में जो टॉप 10% है वो लोग इंडिया का टोटल 57% ऑफ टोटल नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उन्हीं 10% में से जो टॉप 1% है वो लोग अकेले 22% इनकम के मालिक है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो बॉटम 50% के लोग हैं ना, उन सब के पास बस 13% इनकम आती है। और बात बस इंडिया की ही नहीं है, अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी हम लोग कंसीडर करके देखें ना, तो वर्ल्ड की पूरी 50% जो पॉपुलेशन है ना, वो लोग बस 2% वेल्थ को ओन करते हैं। जबकि जो टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड का, उनके पास टोटल 75% पूरी दुनिया की वेल्थ है। और बात बस इधर ही खत्म नहीं होती है, और इनमें से भी जो टॉप 1% लोग हैं ना, उनके पास पूरी दुनिया की टोटल 38% वेल्थ है। और ये जो इनइक्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। इसलिए क्वेश्चन तो जरूर आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि व्हाई रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। ये इतनी एक्सट्रीम पोलैरिटीज आखिर हो क्यों रही है? क्यों 80% और उससे भी ज्यादा जो वेल्थ है वो बस 20% लोगों के पास है? क्यों आज एक अमीर इंसान इतने पैसे एक दिन में कमा लेता है जितना एक गरीब इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं कमा सकता? वेल, इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर है ना रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक व्हाई द रिच गेट रिचर इसके अंदर बता रहे हैं, जिनकी बातें अगर आप भी समझ लोगे तो ये चीज पक्का आपको भी हेल्प करेगी ना। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से ना एक पुअर, मिडिल क्लास और रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है। क्या है वो डिफरेंस? वेल, वो डिफरेंस है एजुकेशन का। और ऐसी वैसी एजुकेशन नहीं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन का। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, और वो लोग अपने बच्चों को भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से ही देते रहते हैं, जिसकी वजह से अमीर के बच्चे मैक्सिमम टाइम अमीर बनते हैं ना। फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या आता है? वेल, रॉबर्ट कियोसाकी ना 3 इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं इसके अंदर, जिसके बारे में अगर आप सीख लोगे तो आप भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाओगे। क्या है वो 3 चीजें? वेल, पहला है टैक्सेस, दूसरा है डेट और तीसरा है फैंटम इनकम। ना इन तीनों चीजों को चलो एक एक करके समझते हैं। पहला आता है ऑब्वियसली टैक्सेस। अब मेरे जिम में ना एक लड़का है जिससे ना मेरा ट्रेनर जो है ना वो सेम उसका ट्रेनर भी है। तो जो मेरा ट्रेनर है ना वो बता रहा था मुझे कि कैसे ये जो लड़का है ना वो हर साल नया नया आईफोन लेता है, जो सबसे महंगा वाला होता है ना। जैसे अभी रिसेंटली आया था आईफोन 14 प्रो, उसने वो लिया, और ऐसे ही हर साल जो भी सबसे लेटेस्ट सबसे महंगा मोबाइल होता है ना वो उसे खरीद लेता है ना। ये चीज़ मुझे पहली बार मालूम पड़ी तो मुझे लगा कि यार ये ना फालतू के खर्चे करते हैं ना, वो ऐसे टाइप का इंसान है। बट एक्चुअल में ये चीज़ 100% सही नहीं थी, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने मुझे एक और चीज़ बाद में बताई ना, जो एक्चुअल काफी स्मार्ट भी था ना। ये बंदा क्या करता है पता है? इसका जो नया मोबाइल होता है, जो 1 साल पुराना भी नहीं होता है, वो न्यू आईफोन लॉन्च होने से पहले 1-2 महीने पहले ही उस पुराने फोन को भेज देता है, जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा पैसा रिटर्न मिल जाता है ना। वो पैसा मिल गया उसे, प्लस जब वो नया फोन खरीदता है तो उसे 18% जीएसटी भरना पड़ता है ना। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है तो जीएसटी रिटर्न में उसे 18% का फायदा हो जाता है। प्लस कई बार उसे कुछ ऑफर में भी चीजें मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑल अराउंड देखा जाए ना तो जो नया मोबाइल यूज करता है वो उसे ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है। और ऐसी आप देखोगे ना, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस अकाउंट से कोई भी चीज खरीदता है एक्सपेंसेस दिखा के, तो उसे काफी अच्छा खासा परसेंटेज का फायदा हो जाता है, जो नॉर्मल लोगों को कई बार नहीं मिल पाता है। और यही चीज ऑथर भी बता रहे हैं। जो ऑथर बोलते हैं ना, अमीर और गरीब के बीच के पैसों का डिफरेंस जो मेन चीज क्रिएट करती है बहुत बार, वो है टैक्सेस। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कई बार कम पैसे भरता है, वो भी लीगली। अभी रिसेंटली ही मैंने एक फेमस पर्सनैलिटी जो चाय वाला के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने बातों बातों में बताया कि यार मुझे ना ये 5 स्टार होटल में रहने का इतना शौक तो नहीं है, लेकिन जो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स है ना, वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे जाया करो, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, अपने ऑफिस के खर्चे दिखा सकते हो, जिससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे देखना, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग है ना पहले अपने सारे खर्चे करते हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उस पर टैक्स भरते हैं। जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, यूजुअली वो लोग क्या होता है, वो लोग जितनी कमाई होती है उसके ऊपर टैक्स भरते हैं, और फिर जो पैसा बचता है उससे वो लोग अपने सारे एक्सपेंसेस करते हैं, जिसके वजह से उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बच पाते हैं। सो अगर आप टैक्स कम से कम भरना चाहते हो तो अगेन एक चीज जो आप कर सकते हो है कि आप खुद की एक कंपनी भी खोल सकते हो। देखो, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है ना, उनको चाहिए कि बिजनेसेस ना प्रॉस्पर करे, जिससे एट देन इकोनॉमी बूस्ट होगी, जिसके जैसे वो लोग बिजनेसेस को काफी एडवांटेज भी देते हैं, जो बेनिफिट कई बार मिडिल क्लास लोगों को नहीं मिल पाता है, जिनके खुद के बिजनेस नहीं है। सेकंड चीज आती है डेट। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? उस बिजनेस को जो खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, वो उनको कहां से मिले? ना देखो, 1950s में उन्होंने अपना पहला स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। सो इसीलिए उन्होंने काफी सारे पैसे बचाए और स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर भी उनको पैसे की जरूरत और पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे रेस करे, और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। बट फिर धीरू भाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। सो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया एक बहुत ही गट्सी मूव, उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक लेके जाने का डिसीजन लिया, जिसके बाद 1978 में धीरू भाई अंबानी ने 58,000 मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स, उनकी हेल्प से 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू में बिड किया। और अगर अभी सिंपल मैथ्स करें तो 28 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 2 करोड़ 80 लाख। इतने रुपए उन्होंने लोगों से रेज करे
ना ये चीज़ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट ऑब्वियसली 58,000 लोग जब आप पे भरोसा करके आपको पैसे दे रहे हैं तो ये चीज़ काफ़ी प्रेशर वाली भी होती है। बट धीरू भाई अंबानी ने यह रिस्क लिया और जब तक उनकी मौत हुई तब तक ये जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए थे ना, उसकी वैल्यू को उन्होंने 75 करोड़ तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से आज आप बोल सकते हो अंबानी इज इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है ना। देखो यूजुअली ना डेट को काफ़ी गंदी नज़र से ही देखा जाता है। मैं खुद भी कर्जे लेने पे इतना विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ऑथर यही बोलते हैं कि देखो आजकल लोग है ना कार, घर, आईफोन ये सब चीज़ खरीदने के लिए कर्जा तो ले लेते हैं बैंक से, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं लाइबिलिटीज खरीदने के लिए, जबकि जो रिच लोग होते हैं ना वो लोग कर्जा लेते हैं एसेट्स बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुकेश अंबानी जो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, वो रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी उन्होंने जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाया धंधा करने के लिए ना। ये जो डेट का रिलेशनशिप है वो रिच लोगों के साथ कैसे होता है, क्या होता है एग्जैक्टली? तो देखो होता ये है ना कि कई बार जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग अपने बैंक में पैसे सेव करते हैं 4 या 5-6% इंटरेस्ट रेट पे, जिससे एक रिच बिजनेसमैन क्या करता है 10 से 12% के इंटरेस्ट पे लोन उठा के ले लेता है। फिर वो वही पैसे को अपने बिजनेस में लगाता है जहां उसे कई बार 10% से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 25-30% प्रॉफिट कमाता है, जिसके बाद उसी प्रॉफिट में से 10 से 12% का इंटरेस्ट बैंक को दे देता है और फिर उसी 10-12% में से 6% वो लोग जिन लोगों के पैसे थे उनको वापस दे देती है। और यही कुछ गेम चलता है आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत बैंक में। अब आप बोलोगे कि हाँ बिजनेसमैन कई बार फेल भी होते हैं तो पैसे डूब भी जाते हैं, तो वेल हाँ ये बात एकदम सही है और इसलिए तो बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि देखो रिस्क हर चीज़ में होता है। कल अगर आप घर से निकलते हो कहीं जा रहे हो तो ये भी रिस्क है कि कोई गाड़ी आपको ठोक सकती है, आप कहीं से गिर सकते हो। हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिस्क ज़रूर होता है, बट स्टिल हम लोग फिर भी रिस्क लेते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो लोग के अंदर यही गट्स होता है, यही बात होती है कि कई बार वो लोग बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि कई बार जब बिजनेस फेल भी हो जाता है ना तो क्या होता है, बैंक यूजुअली अपने पैसे को रिकवर करने का ट्राई करती है, लेकिन अगर रिकवर नहीं कर पाती है तो वो खुद से दूसरे लोगों के पैसे से ही उस लोन को क्लियर करने लग जाती है। किसके पैसे? वेल नॉर्मल लोगों के पैसे जो आम आदमी भरता है। और कई बार ये जो पैसे होते हैं ना वो गवर्नमेंट भी देती है। गवर्नमेंट भी ये बैंक्स को कई बार पैसे देके रिकैपिटलाइजेशन करती है, जहाँ पे बेसिकली आपसे और ज़्यादा टैक्स लिया जाता है उन पैसे की भरपाई करने के लिए जो एट द एंड पहले कभी आपने ही दिए थे। है ना ये बहुत क्रेजी चीज़। वेल रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं हाँ यही सच है, यही सिस्टम है जो पूरी दुनिया भर में आज चलता आ रहा है। तो वेल यही बात है, अगर आप डेट्स को भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, और डेट ज़रूरी नहीं तो आप ओपीएम भी यूज़ कर सकते हो। ओपीएम क्या होता है? अदर पीपल्स मनी। बेसिकली जहाँ पे आप किसी और से पैसे रेज करते हो। आपने देखा होगा ना आजकल बहुत सारे जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मनी रेज करते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स से, क्राउड फंडिंग करते हैं या फिर बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ना कि पूरा का पूरा खुद का पैसा डालता है। और यही चीज़ कई बार स्मार्ट भी होती है जो कई अमीर लोग करते हैं, गरीब लोग नहीं करते हैं। और थर्ड लास्ट आता है फैंटम इनकम ना। जो फैंटम इनकम है ना उसे इनविजिबल इनकम भी बोला जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं फैंटम इनकम भूत की तरह होती है, जो होती तो है पर दिखती नहीं है। ये इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। एग्जाम्पल देखो, अज्यूम करो अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है जिसे अगर समझो फॉर एग्जाम्पल एक लैंड खरीदनी है जिसका प्राइस है समझो 1 करोड़ रुपए, तो उसे खरीदने से पहले 20% डाउन पेमेंट देता है समझो, जो पे करने के लिए उसे अगेन आफ्टर टैक्स जो पैसे बचते हैं वो उससे पे करता है। जिसका मतलब जो पैसे आपने ऑलरेडी कमाए हैं उस पर टैक्स डिडक्शन होने के बाद उसके अपोजिट ऑथर बोलते हैं ना, अमीर इंसान लोग कई बार खुद के पैसों से कभी भी घर नहीं खरीदते हैं, वो बैंक से पैसे ले लेते हैं और फिर रियल एस्टेट से लैंड खरीदते हैं। और ये ट्रांजैक्शन में जो टैक्स का कॉस्ट बचता है ना, वही होती है उनकी फैंटम इनकम। आपने देखा बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो लोग भी पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, क्योंकि वो बोरो करके बड़े टैक्स पैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं इसी चीज का यूज करके उन्होंने भी 8,000 से ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा किया है अपने लिए। नेक्स्ट एक और चीज के बारे में ऑथर बात करते हैं जिसे बोलते हैं हाउ मनी वर्क्स। तो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी जाए ना, तो 28 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक है ना वो 23rd पे आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है, मतलब मैक्सिमम लोग आप बोल सकते हो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। जिसकी वजह से आप बोल सकते हो ना कई बार केबीसी में लोग 5 करोड़ भी जीत जाते हैं, बट स्टिल फिर बाद में वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज अपने अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर अगेन कुछ साल बाद वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, बिकॉज कई बार बात सिर्फ पैसों की ही नहीं होती है, उसे ढंग से मैनेज करने की भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय सुट्टा बार के जो ओनर है अनुभव दुबे जी, जिनके साथ अगेन मैंने पॉडकास्ट किया है, वो भी किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, फिर भी उन्होंने 400 से ज्यादा आउटलेट खोल दिया है, 150 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। और अच्छी बात यह कि ये सारी चीजें ना रॉकेट साइंस नहीं है कि बस कोई और इंसान कर सकता है, आप नहीं, आप भी कर सकते हो। आपको बस बजटिंग पे भी ध्यान देना है, अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाने पे ध्यान देना है और एटलीस्ट 20% अपना पैसे इन्वेस्ट करने हैं।
बिकॉज याद रखो, इट्स नॉट जस्ट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड दैट मनी इज वर्किंग फॉर यू। अब देखो, इन्वेस्टिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन इन्वेस्टिंग करने के लिए भी एक चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है ऑब्वियसली पैसे। अब पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स होती है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पे भी परेटो प्रिंसिपल आता है। कुछ स्किल्स है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे कंपेयर टू दूसरे स्किल्स के। कौन सी स्किल्स है? वेल, इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बात किया है, लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन वाली वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे जो मैक्सिमम लोग हैं ना, या तो वो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं या तो राइट ब्रेन, और ये जो दोनों टाइप्स है ना वो अलग अलग स्किल्स में अच्छे होते हैं। और कौन सी स्किल्स आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से, फिर उस वीडियो में मैंने इंटरेस्टिंगली यही चीज़ बताई है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन स्किल्स पे फोकस कर सको जो एक्चुअल में आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, या फिर अब जो अभी एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखने वाला है उस पर क्लिक करके भी आप जाके ये वीडियो देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मुझे खुद ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक्चुअल में लेफ्ट ब्रेनर हूँ या राइट ब्रेनर हूँ। तो अगेन आप भी जाके टेस्ट जरूर करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस वीडियो में।